गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार, और आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप पे आप डेफिनेटली भेजें, उसका सॉल्यूशंस हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं डिटेल्स में, जितने क्वेश्चंस मिले हैं सारे क्वेश्चंस की हम एक एक की एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ हमने भी 2 क्वेश्चंस लिया है, बाकी क्वेश्चंस भी हैं, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन कि लेट एशियन बी सिमेट्रिक। अच्छा, यहाँ सिमेट्रिक नहीं है जी, यहाँ ये सिंपल है। यहाँ एक चीज़, इस चीज़ को आप सुधार लें, शायद यहाँ ये है सिमेट्रिक का कोई मतलब यहाँ तो नहीं है। यहाँ G इज सिमिलर, ये सिमिलर है, और G इज नॉट सिमिलर, ये बात है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एशियन एक सिमेट्रिक ग्रुप है अनियन सिंबल्स, और यहाँ डिफाइन डेल्टा इज इक्वल टू जी बिलोंग्स एशियन, सबसेट ऑफ एशियन क्रॉस एशियन, मतलब एशियन के डायरेक्ट प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस बना हुआ है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। चलते हैं प्रूफ ही कर देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। पहला कहा है कि एशियन क्रॉस एशियन के बीच एक मैपिंग डिफाइन की गई है, तो हमें प्रूफ करना है क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी क्या, कि जो इस टाइप की मैपिंग है। और ये है सेकेंड की ये डेल्टा क्या सब ग्रुप है क्या एशियन क्रॉस एशियन का, नॉर्मल है क्या। अच्छा, नॉर्मल होगा इफ n इज प्राइम नंबर, ये है क्या। तो ये बातें की गई हैं। तो मतलब 2, 3, 4 जो ऑप्शन है वो डेल्टा पर है, और जो पहला ऑप्शन है उसमें ये है कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। या दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस बना है ना, बड़ा बेसिक से बना है, इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप बेसिक्स उन चीज़ों को आप सोचते हैं, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन टाइम किल होगा थोड़ा, डेफिनेटली किल तो होना ही है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन बड़ा बेसिक से बनता है और डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं बनता है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता ही लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। क्या भाई डिफिनीशंस होती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, सिंपल सा बात है कि अगर एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ वाई हो जाए, किसी भी दो ग्रुप के बीच अगर मैपिंग ऐसी है तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो चलिए, तो एफ ऑफ एक्स वाई 2 एलिमेंट लेना है, तो एशियन क्रॉस एशियन के हम कोई 2 एलिमेंट ले रहे हैं। तो पहला एक एलिमेंट हमने ए बी ले लिया एशियन क्रॉस एशियन का, और एक नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमने सी डी ले लिया। ओके, अच्छा ए बी सी डी जो है ना, ये दीज आर द 1 एंड ऑन टू फंक्शन है ये, तो क्या फंक्शंस टाइप का ले लिया जाए, कुछ ऐसा आभास हो। चलिए यहाँ क्या करना है, यहाँ हम G1 और G2 ले रहे हैं ए, और यहाँ हम H1 और H2 ले रहे हैं। ठीक, अब ये जो है हमारे G1 G2 और H1 जो H2 हैं, दीज आर ऑल द परमुटेशंस अनियन सिंबल्स। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं एफ ऑफ G1 G2 इंटू एफ ऑफ H1 H2 है ये, तो डेफिनेटली ये होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए है या नहीं। तो ये प्रोडक्ट का कैसे डिफाइन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का सबको पता है, कंपोनेंट वाइज इसका जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो भी ऑपरेशन हो, तो यहाँ तो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन ही है। तो G1 H1 ये हो गया, कामा G2 H2 इज इक्वल टू एफ ऑफ ये क्या है, डिफाइंड है आपका एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ हो जाएगा G1 G2 और इंटू यहाँ हो जाएगा H1 H2। ओके, ये कैसे डिफाइंड है, यूजिंग दिस। तो फिर क्या लिखेंगे, G1 H1 मल्टीप्लाई करना कंपोनेंट वाइज G2 H2 इज इक्वल टू G1 G2 H1 H2। अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो होमोमॉर्फिज्म होगा। तो क्या ये इसके इक्वल है क्या, नहीं, इसके इक्वल नहीं होगा। इसके इक्वल कब होगा, देखें अगर कैंसिलेशन ला ग्रुप में होल्ड करता है तो ये H2 और ये H2 कैंसिल हो जाएगा, और ये G1 से कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, H G2 इज इक्वल टू G2 H1। मतलब ये इक्वल तभी होगा जब ये इक्वल होगा, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस। और सबको पता है कि परमुटेशंस की दुनिया में कम्यूटेटिव ला इन जनरल सेटिस्फाई नहीं करता है, एशियन में कम्यूटेटिव ला सेटिस्फाई नहीं करता है।
तो फिर इन जनरल मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि जो मैपिंग डिफाइंड की गई है CSIR द्वारा, जो क्वेश्चन सेट हुआ है, ये हमारी होमोमॉर्फिज्म है। तो बात दावे के साथ नहीं होगी, तो दावे के साथ नहीं होगी तो इसको हम टिक नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द कैंसिल आउट टू द सिनारियो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं। फिर वही सब ग्रुप का फंडामेंटल कि H जो है हमारा G का सब ग्रुप कब होता है, जब X Y इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू H, ऐसा हो जाए। H के कोई दो रैंडम एलिमेंट पिक करिए और X Y इनवर्स भी H में चला जाए तो सब लोग कहते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो देख लीजिए, कोई दो एलिमेंट SN क्रॉस SN का ले लिए, तो ऐसे हमने ले लिया कोई दो एलिमेंट, एक वही ले लिया, एक G1 G2 ले लिया और एक H1 H2 ले लिया। अब देखते हैं G1 G2 इंटू H1 H2 का इनवर्स। अच्छा, इनवर्स क्या होगा पता है, डिफिनीशन से ही है प्रोडक्ट वाली, तो ये हो जाएगा H1 इनवर्स कामा H2 इनवर्स। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, G1 H1 इनवर्स और यहाँ हो जाएगा G2 H2 इनवर्स। हो गई बातें। अब ये क्या एलिमेंट्स हैं, देखिए ये मेरा G1 जो है G1 G2 H1 H2 दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द H। ठीक है, H के एलिमेंट हैं हमारे। अब ये देखना है कि ये डेल्टा का एलिमेंट होगा या नहीं सारी डेल्टा के एलिमेंट मुझे चॉइस करने थे ना। तो जब आप डेल्टा के एलिमेंट चॉइस करेंगे तो डेल्टा के एलिमेंट कैसे हैं, दोनों कंपोनेंट यहाँ सेम है। तो जब दोनों कंपोनेंट सेम हैं तो यहाँ आप जी लेना पड़ेगा, जी होगा जी और H हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ जी हो गया क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम लेंगे, डेल्टा के एलिमेंट तो वही है ना। अब यहाँ हमारा ये जी हो गया, हट गया, ये हट गया। क्या है ये है हमारा GH इनवर्स और ये है GH इनवर्स। ये डेल्टा में बिलोंग करेगा कि नहीं, निर्विवाद रूप से करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम है तो उन्हीं का कलेक्शन तो डेल्टा किया गया है। यहाँ SN के दोनों ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको सेम कर लीजिए, वही डेल्टा के एलिमेंट्स हैं, तो GH इनवर्स वही होगा, GH इनवर्स होगा। दिस इज द कॉमन सेंस। तो ये और ये कंपोनेंट सेम है, डेफिनेटली तो बिलोंग्स टू डेल्टा। तो अगर ये डेल्टा में बिलोंग करता है तो दिस सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द सब ग्रुप। तो डेल्टा इज ए सब ग्रुप ऑफ SN क्रॉस SN। तो फिर दिस इज द राइट हियर, ये सही है। अब देखना है नॉर्मल है या नहीं। तो नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि H जो है G का नॉर्मल होगा अगर X इनवर्स बिलोंग्स H कर जाए, X इनवर्स इज इक्वल टू H हो जाए, और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए। दीज आर ऑल द इक्विवेलेंस डिफिनेशंस फॉर द नॉर्मल। तो इनमें से कोई चीज़ है, आप देख लीजिए कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। और बेसिकली जब वो नॉर्मल प्रूव करते हैं बेसिक से चलने के लिए तो वही X इनवर्स X देखते हैं कि H में मिलता है या नहीं। तो इसमें भी कोई बहुत तो ऐसी बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है, बेसिक चीज़ें से पूछी गई है, लेकिन अगर आप बहुत डीप में सोचेंगे ना तो फंस जाते हैं आप। बड़ा बेसिक से क्वेश्चन उठाया गया है और इस बार जो क्वेश्चन भेजा गया जो मुझे व्हाट्सएप से प्रोवाइड हुआ है, देखने पे लग रहा है ना कि बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। चलिए देखते हैं नॉर्मल है या नहीं। तो कोई हमने दो एलिमेंट पिकअप किया डेल्टा का, एक वही नहीं, ये होता है नॉर्मल के लिए X इनवर्स H में होना चाहिए। यहाँ फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। तो एक एलिमेंट हमें SN से लेना पड़ेगा, SN क्रॉस SN। तो SN क्रॉस SN का एक एलिमेंट हमने ले लिया, ये चलिए ऐसे ले लिया, X1 X2 एक ले लिया और एक एलिमेंट H का, तो इसका लेंगे तो ले लिया हमने GG बिलोंग्स डेल्टा। आइए X1 X2 ये हो गया GG और ये X1 कामा X2 का इनवर्स, ये डेल्टा में हमारा आना चाहिए। अगर ये डेल्टा में आ गया तो बाय डिफिनीशंस ऑफ द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल इन SN क्रॉस SN। तो चलिए ये हो गया X1 X2 डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा हमारा G(X1) इनवर्स और ये हो जाएगा G(X2) इनवर्स। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तो X1 G(X1) इनवर्स कामा X2 G(X2) इनवर्स। ठीक है, क्या ये इसके सेम है क्या? नहीं, ये बात तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये इसके सेम होगा।
ये इसके सेम तभी होगा जो अभी इसके पहले आया था, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि डेल्टा में बिलोंग करे, नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तो ये प्राइम तो हमें लगता है फंसाने के लिए दिया गया है, कोई प्राइम का तो यहाँ कोई रोल है नहीं ऐसे एन की दुनिया में। एन चाहे प्राइम हो चाहे कुछ हो, अगर एन ग्रेटर देन 2 है तो फिर वो नॉन एविलियन होता ही होता है, 2 के लिए तो एविलियन होता है। तो यहाँ तो ऐसा एन कोई फिक्स किया ही नहीं है कि 2 के लिए है। इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल तो फिर ये हमारा नॉर्मल नहीं होगा, प्राइम तो ऐसे ही कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट था, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था, तो हमने प्रूफ ही कर दिया। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए क्या आया था, क्योंकि अभी तो ये जो है प्रोवाइड किया गया है मेमोरी बेस पे, जब तक इस रिस्पांस शीट नहीं आएगी बड़ी क्लियर बात नहीं होगी। बहरहाल जो भी चीज़ हमें मिली है अब हम सारा उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये देखते हैं, ये आया था क्वेश्चन हमारा इसी ईयर पे बना दिया गया था, 2023 पे बना दिया गया था। हो सकता है अगली बार हो तो 2024 बन जाए। तो ऐसा चीज़ें बनती रहती हैं कि ईयर को लेकर के ग्रुप का आर्डर बना देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या है कि जी का आर्डर 2023 है, तो पूछा है कि साइक्लिक है, विलियन है, सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। यहाँ आर्डर ऑफ जी 2023 है, इसका अगर फैक्टर करें तो 7 × 17 × 17 है। अच्छा, ये देखने से लग रहा है कि 1 + 17 के डिवाइड्स आर्डर ऑफ जे व्हेन या वेयर के इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। आर्डर ऑफ जी का मतलब यहाँ सिर्फ 7 होगा ना, प्राइम नंबर की गेम है तो 7 आ जाएगा। तो के ओनली 0 के लिए डिवाइड करेगा, बाकी तो डिवाइड करेगा नहीं, देख लीजिए यहाँ। तो फिर अगर एक ही अगर PSSG मिलती है तो जो सीलो थ्योरम कहता है कि उस आर्डर का ग्रुप पक्का उसमें नॉर्मल होगा। तो ये जो आर्डर ऑफ मेरा के बना से बहुत सारे बनेंगे, ये 17 × 17 ये नॉर्मल हो जाएगा जी में। तो अगर ये नॉर्मल हुआ तो फिर ये सिंपल नहीं होगा, राइट। दिस ग्रुप इज नॉट ए सिंपल। अब यहाँ दिया है नॉट, ये सिमिलर नहीं है जी, सिमिलर लिखा है क्या, नहीं सिमिलर की बात नहीं थी, ये सिंपल ग्रुप है ना, सिंपल रहा। जी साइक्लिक है, विलियन है, दावा के साथ नहीं कह सकते हैं। जी सिंपल नहीं होगा, जी जे सिंपल नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका 4 ट्रू होना चाहिए। आपने देखा ही कि एक ऐसा, एक क्या और भी है हमारे, कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो नॉर्मल है, और वो नॉर्मल ऐसा है जो जी और ई के अलावा है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ द सिंपल दिस इज नॉट ए सिंपल। हो गई बातें। और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड है उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखने में आया है कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे पूछा हुआ है, और सीधे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल प्रॉपर्टीज पे पूछा हुआ है। लिख दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। वैसा ऐसा क्वेश्चन तो हर बच्चे को याद ही हो जाता है, जो सीरियस तैयारी कर रहा है तो उसको उसके लिए तो याद ही हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कहीं न कहीं तैयारी में कमी है। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम किल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यहाँ जैसे क्वेश्चन है कि जी से जी डैश एक आंटो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन में है, पहला लिख दे रहे हैं कि अगर जी अवेलियन है, जी इज अवेलियन, तो जी डैश इज अवेलियन, ये होगा। चलिए अच्छी बात है। सेकेंड ऑप्शन में अगर जी साइक्लिक है, जी साइक्लिक है तो जी डैश भी साइक्लिक होगा, ये बात पूछा है। कह रहा है अगर एच सब ग्रुप ऑफ जी है, थर्ड में कि एच जो है आपका सब ग्रुप ऑफ जी है, तो फाई जो एच है या एफ डिफाइंड है तो एफ ऑफ एच होना चाहिए। तो एफ ऑफ एच जो है वो भी सब ग्रुप होगा जी डैश में। क्या बकवास वाली बात है सब। दीज आर द सिंपली प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि एफ ऑफ एन इज नॉर्मल होगा, इफ एफ इज नॉर्मल, इफ एन इज नॉर्मल इन जी, ये नॉर्मल इन जी डैश,
तो फिर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर कोई मैपिंग ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, ये हो गया हमारा ओके। और होमोमॉर्फिज्म सब ग्रुप को सब ग्रुप पे भेजता है, साइक्लिक को साइक्लिक पे भेजता है, और अबेलियन को अबेलियन पे भेजता है। तो अगर जी में कोई नॉर्मल है तो एफ ऑफ एन भी वहाँ नॉर्मल होगा। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड हियर, सारी इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ तो इसमें तो कोई प्रूव करने की बात ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। यहाँ ऑनटू दिया है मतलब एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, तो अगर जी अबेलियन है तो एफ ऑफ जी अबेलियन होगा, मतलब जी डैश अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक है तो साइक्लिक हो जाएगा। तो ये तो मेरी जो है सिंगल जो है एक प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बना हुआ है, और बाकी इसमें कोई बहुत दम नहीं है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मिला हुआ है लीनियर अलजेब्रा का उठाते हैं। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ कहने के लिए लीनियर अलजेब्रा, बट दिस इज द यूज ऑफ द रियल एनालिसिस। तो जरा देखिए कैसे बखूबी रियल एनालिसिस का यूज हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये पहले लिख दें। क्वेश्चन में है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है और ये रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज, अच्छा फॉल्स की बात कर रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग जो है फॉल्स की यहाँ बात है कि कौन फॉल्स है। जैसे पहला है कि ये मस्ट हैव आइगन रियल आइगन वैल्यू, ये होगा क्या, ये मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू, ये होगा क्या। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि क्या इसका डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, देन जीरो इज एन आइगन वैल्यू, एक ये बात लिखी हुई है। चलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है कि इफ, इसमें थोड़ा डम है, डिटर्मिनेंट ए लेस देन जीरो है एंड 3 इज आइगन वैल्यू, और 3 इसकी आइगन वैल्यू है, तो फिर क्या है, देन ए हैज, कह रहा है कि ए हैज 3 रियल आइगन वैल्यूज। एक बात ये पूछा है, रियल आइगन वैल्यू। और चौथे में इसी को उल्टा कहा गया कि अगर डिटर्मिनेंट ए ग्रेटर देन जीरो है और एंड 3 इसकी आइगन वैल्यूज है तब रियल मिलेगा, ये बात कही गई है। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि आपके पास जो सूचना है, जो नॉलेज है वो ये है कि ए 3x3 का कोई रियल मैट्रिक्स है, बस इसके अलावा और कोई आपके पास नॉलेज नहीं है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स तलाश करनी है। क्या है, कह रहा है ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यूज, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा। तो ये तो लग रहा है कि जैसे पार्ट सी का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, बहरहाल देखते हैं, हमसे प्रूव करने से मतलब है, बी और सी अपने अनुसार देख के छांट लीजिए क्या सही है क्या गलत। कह रहा है अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है देन जीरो इज आइगन वैल्यूज ऑफ 3, ये तो सही है, पक्का सही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसकी एक आइगन वैल्यू जीरो तो होती है, तो कंपलसरी है। थर्ड में डिटर्मिनेंट ए जीरो है और 3 इज एन आइगन वैल्यूज, तो पूछा है कि रियल ए देन ए हैज 3 आइगन वैल्यूज, रियल आइगन वैल्यूज है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये कहा है कि लेस देन जीरो है, और एक 3 दिया हुआ है, तो 3 λ2 λ3 लेस देन जीरो, λ2 λ3 लेस देन जीरो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लेस देन जीरो है, तो क्या वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नहीं इसकी हम तलाश कर रहे हैं। यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव्स के बारे में बात नहीं कहा है, लेकिन एक तो बात दावे के साथ सही है ना, अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो पक्का एक नंबर पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, क्योंकि ऐसा तो नंबर संभव नहीं है रियल की दुनिया में कि प्रोडक्ट निगेटिव हो और दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों निगेटिव हो जाएं। कम से कम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में सबको पता है कि ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन और पॉजिटिव और निगेटिव का वहाँ सिंबल कोई मतलब नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा जा सकता है, लेस देन जीरो नहीं लिखा जा सकता है। दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये तो रियल रूट सारे हो जाएंगे। या देख ले, अगर कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी है नहीं तो वो भी चलते हैं, देख लेते हैं। λ2 ले लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्या x + i,
और कॉम्प्लेक्स दुनिया का एक बड़ा ये ज़बरदस्त रूल है, अगर एक रूट एक्स प्लस आई वाई हुआ तो दूसरा ए होना पड़ेगा, कॉन्जुगेट में होंगे। तो एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो। पक्का बकवास, हो ही नहीं सकता है कि दो नंबर का स्क्वायर करें और वो निगेटिव हो जाए, संभव ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। तो अगर ये लेस देन जीरो है तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता है, रियल रूट होंगे। तो बिल्कुल ये जो बात लिखे हैं वो ये बात दावा करते हैं कि डिटर्मिनेंट से की जो तीनों आइगन वैल्यूज आएगी वो रियल होगी। ऑप्शन 3 अगर सही है तो ऑप्शन 4 पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो फिर डिटर्मिनेंट ए ग्रेटर देन जीरो और एक 3 है ही है, तो λ2 λ3 ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ ये बात आ सकती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये संभव है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है रूट्स की दुनिया में, क्योंकि अगर एक रूट एक्स प्लस आयोटा वाई दूसरा एक्स माइनस आयोटा वाई होगा और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो होने की संभावना है। तो अगर डिटर्मिनेंट एक ग्रेटर देन जीरो है और एक आइगन वैल्यूज 3 है तो डेफिनेटली उसका दो रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सारे उसके रूट रियल हो सकते हैं, ये 100% सही नहीं है, रियल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फिर ये बात हमारी गलत है, ऑप्शन 4 इज नॉट राइट। और मुझे फॉल्स की ही तलाश करनी है, तो फॉल्स की दुनिया में ऑप्शन 1 एंड 4 इज राइट, बट 1 और 4 एक जो ऑप्शन है ना वो गलत है। तो फिर गलत क्या था सही था हमने प्रूव कर लिया। अब देख लीजिए उस ऑप्शन में क्या रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के देखने में ऐसे आए हैं कि पेटेंट वाले दिए हुए हैं। जैसे देखा था हमने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया कि वो लीनियर एक ऑपरेटर डिफाइंड है और वो डिफरेंशिएशन वाला खूब पूछता है, सबको पता है। वहाँ एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनता है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन उस पर बनता है। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी बने हैं, अच्छे क्वेश्चनों का भी बहुत यहाँ अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि कहाँ गए? अच्छा जी, यह है कि ये वेक्टर स्पेस है हम लोगों का। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि V जो है हमारा वेक्टर स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस कितने पॉलिनोमियल्स पे है। एटमोस्ट ही लिखता है वो, एटमोस्ट 10 डिग्री का है। ये पॉलिनोमियल्स हैं और इनके कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं। टी सच दैट V टू V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड किया गया है। कैसा कि T ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू P डैश x डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। और ये CSIR नेट का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। किसी अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है, जरूर एक क्वेश्चन है। तो फिर पूछा है कि विच आर फॉलोइंग आर ट्रू, कौन ट्रू है उसकी हमें बात करनी है, यानी हमें ट्रू की तलाश करनी है और फॉल्स नहीं। पहला दिया है कि रैंक ऑफ T 10 होगा, चलिए साहब अच्छी बात है। आप सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि ट्रेस ऑफ T 0 होगा, चलिए ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, थर्ड में क्या आप बोल रहे हैं? थर्ड में कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट T 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन तो देख के एग्जामिनर की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। और चौथा है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ T आर 0। क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पता है ना, याद ही हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। T क्या बनेगा अगर इसका रिप्रेजेंटेशन कर लें, मैट्रिक्स बना लें, तो फिर ये 0 0 0 0 1 0 0 0, फिर 0 यहाँ 2 आएगा, 0 एंड 8 1 0, लास्ट में पता है ना क्या आएगा, यहाँ जो आएगा आपका x10 उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 यहाँ 0, बाकी 0 0। और इसका आर्डर जो होता है ना 11 क्रॉस 11 है। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसका आर्डर n+1 होता है। यहाँ रैंक ऑफ T देख रहे हैं ना, वो 10 है आपका, तो पहला तो सही है। और ट्रेस T देख ही रहे हैं, सारा 0 हो जाता है, ट्रेस ऑफ T भी 0 हो जाता है।
और इसकी सारी आइगन वैल्यूज जो होती है ना, जितनी भी निकलेगी 11 तक, वो सब की सब 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट भी 0 है, तो सारे ऑप्शन इसके ट्रू हैं। तो वैसे क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद तो बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखते। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दम है ऐसे क्वेश्चन में। उसको बाकायदे मैं थोड़ा लिख लूँ, तब उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में थोड़ा एक अलग टाइप का CSIR द्वारा शोध हुआ है, उसकी भी मैं बात करूँगा। उन्होंने क्या शोध खेला है, कैसी चीज़ें खेली हैं। हालांकि जो 3 घंटे के एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, बहुत हो सकता है कि जो हमारा स्टूडेंट बैठा है हाल में उस चीज़ पे ध्यान न दे, लेकिन जो सीरियसली तैयारी करता है उसके हर एक चीज़ को वॉच करता है, वॉच करना भी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इफ V3x5 बिलोंग्स Q5, सपोज दैट, चलिए अब रिस्पांस शीट आएगी तो देखा जाएगा कैसा क्वेश्चन है। बहरहाल ठीक ठाक दिख रहा है। ये कह रहा है कि V बिलोंग्स R5। अब यहाँ देखिए, यहाँ Q की दुनिया में चल रहा है। Q5 का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 5 ओवर फील्ड ऑफ द रेशनल नंबर, और यहाँ आ गए फील्ड ऑफ रियल नंबर। हाँ, देख रहे हैं, ये बात यहाँ कर रहे हैं रेशनल की, दे रहे हैं रियल पे। सच दैट, बट डायमेंशन की दुनिया में अंतर नहीं आएगा कंपोनेंट वाइज। VV इज इक्वल टू 0 इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। चलिए अच्छी बात है, ये लिख लिया हमने, हो गया। अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू, यानी ट्रू की बात मुझे करनी है, ट्रू की तलाश करनी है समुद्र में से। पहला क्या है, फर्स्ट कि B बिलोंग्स Q5 सच दैट BV इज इक्वल टू 0 इज 3 डायमेंशन, इज 3 डायमेंशन। एक बात ये है। चलिए सेकेंड क्या है, व्हाट इज द सेकेंड? कह रहा है कि T सच दैट, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड कर दिए हैं, 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशंस। डिफाइंड कैसे कर रहे हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। डिफाइंड बाई T ऑफ V इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B और V इज इंजेक्टिव कह दिए हैं। 1-1 होगा कि नहीं, चलिए अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कॉलम स्पैन, कॉलम को स्पैन कर दे रहे हैं, कॉलम स्पैन ऑफ किनका, B का, इज 2 डायमेंशन, मतलब इसका डायमेंशन 2 है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या कहें भाई, अगेन एक TV डिफाइन कर दिए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, यहाँ BBT का। अच्छा, V इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है या नहीं, ये बात की है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। B ये कोई हमारा मैट्रिक है 3x5 ऑर्डर का, और इसके एलिमेंट जो है रेशनल नंबर से आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सपोज दैट कि B बिलोंग्स R5। यहाँ इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब हम कंपोनेंट वाइज x1 x2 लिखेंगे ना, और इसका जब हम बेसिस बनाएंगे तो रियल के लिए बनाए या रेशनल के लिए बनाए, उनके डायमेंशंस दोनों के लिए सेम हो जाएंगे। तो बहरहाल ये लिख करके अगर जो कोई बहुत डीपली अगर सोचता ना तो कंफ्यूज हो जाता। बहरहाल यहाँ बात एक ही है। मेन मुद्दे पे आते हैं। कह रहा है कि हम R5 के उन एलिमेंटों का कलेक्शन कर रहे हैं जो BV इज इक्वल टू 0 है। BV इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि कर्नल ऑफ B, ये ना कि V में मुझे नल स्पेस ऑफ V में ट्राई करना है। कैसा दिया है? इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो मतलब क्या हो गया कि जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ जो B होगा वो क्या है, व्हाट, वो मेरा यहाँ 3 दिया हुआ है। ओके, और मुझे पता है कि डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ B फार्मूला क्या होता है, n माइनस रैंक ऑफ B, ये होता है। तो बड़ा फेमस चीज़ है। n यहाँ कितना है, n यहाँ 5 है, 5 है ना, तो 5 अननोन हो जाएंगे।
तो 5 माइनस बी 3x5 है, तो n हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स है जो वेरिएबल देते हैं, दिस इज द 5, और रैंक ऑफ बी हमें पता नहीं है क्या है, और ये कहा 3 है, तो रैंक ऑफ बी कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी ऑर्डर का हो, अगर उसका रैंक जो हो वही मेरा रो स्पेस भी होता है और वही मेरा कॉलम स्पेस भी होता है। तो ये जो बात इन्होंने पहली कही है, कहीं किसी में शायद आया यहाँ थर्ड ऑप्शन में, कॉलम स्पेन ऑफ बीज डायमेंशंस, तो ये बात बिल्कुल सही है। रैंक ऑफ बी अगर 2 हो गया तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस वही होता है जो उसका रैंक होता है। तो ये बात तो बिल्कुल हो गई, प्रूफ हो गई कि जो बी का डायमेंशन होगा, जो रैंक होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ कहा है कि दिस इज ए 3 डायमेंशंस, क्या वो 3 डायमेंशन का होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर वहाँ डायमेंशंस 3 है तो फिर यहाँ भी इसका डायमेंशंस 3 ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सीधा सपाट है। वो Q5 और R5 मुझे लगता है वो ऐसे करने के लिए लिखा था। मेन मुद्दे पे यहाँ आते हैं, इज डिफाइंड बाई दिस मच, इज इंजेक्टिव, क्या वो इंजेक्टिव होगा, क्या 1-1 होगा क्या। तो बी की थोड़ी मैं यहाँ बात कर लूँ, और बी मेरा ऐसा डिफाइंड किया गया है, इसका मतलब क्या कि टी ऐसा मेरा बना हुआ है, बी टी यहाँ लिखा हुआ है, तो रैंक बी 2 है यहाँ, और 3x5 का एक मैट्रिक्स है, तो 0 0 चलिए 1 1 1, एक ईजी ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एक हमने बना लिया है, हो गया है। ये 3x5 है, क्यू से हमने लिया भी है, रैंक इसका 2 भी है, चलिए हो गई बातें। और यहाँ अगर इसका नल स्पेस निकालेंगे, अगर आप निकाल रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 इज इक्वल टू 0 करके, तो फिर उसका डायमेंशन जो है मेरा 3 आएगा, निकाल के आप देख लीजिए, हमने बना के लिख दिया हुआ है। यहाँ आते हैं कि ये जो डिफाइंड है वो इंजेक्टिव होगा कि नहीं, 1-1 होगा या नहीं। यहाँ BT की बात इन्होंने कहा है, तो BT का मतलब यहाँ क्या हो गया, ट्रांसपोज अगर करेंगे तो 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1, और ये हमारा ये हो जाएगा, ओके हो गई बात है। और हुआ क्या है, ये मेरा हो गया 5x3 का होगा। अच्छा, ये इंजेक्टिव होगा क्या, 1-1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंजेक्टिव, कि इसके कर्नल में 0 आना चाहिए, तो इसके कर्नल में 0 सिर्फ आएंगे क्या, इसका रैंक कितना हो गया मेरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस। अगर इसको हम निकाल रहे हैं तो इसका एक सबको पता है ना कि जो बी का रैंक होता है वही इसके ट्रांसपोज का भी होता है, तो इसका भी रैंक 2 ही होगा हमारा डेफिनेटली। और यहाँ इसके अननोन कितने आ जाएंगे, यहाँ x y z हो जाएंगे, क्योंकि ये जो काम कर रहा है 5x3 पे कर रहा है। तो BT के अगर हम कर्नल की बात करें, नल स्पेस ऑफ BT, तो इसमें कौन एलिमेंट आएंगे, इसका रैंक हमारा कितना हो जाएगा, 3 नहीं, रैंक 2 है, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका रैंक 1 होगा मतलब नहीं सॉरी, नल स्पेस, इसका जो नल स्पेस में होंगे वो 1 एलिमेंट आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर इंजेक्टिव नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है। लास्ट में क्या है कि टी ऑफ बी अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो वो इंजेक्टिव है क्या, तो चलते हैं देख लेते हैं। BBTV करना है, तो अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, चलिए ये जो कहानी कहेगा वही कहानी ये कहेगा, ओके। तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो मिलेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नॉन जीरो मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी फिनिश। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो तो यहाँ आएगा, पक्की बात है, यहाँ भी ये नॉन जीरो आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना, दिस इज द 0 0, ये 3x3 बना मेरा। और इसीलिए यहाँ जो टी ऑफ बी BBTV इज इंजेक्टिव होगा क्या, नहीं इंजेक्टिव ये भी नहीं होगा। क्यों इंजेक्टिव 1-1 नहीं होगा, रीज़न क्या है, यहाँ 1-1 होने के लिए 3x3 का मैट्रिक्स बना तो उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 कब हो सकता है, जब उसका नल स्पेस में केवल सिंगल 0 एलिमेंट हो। यहाँ तो 0 एलिमेंट है नहीं, यहाँ n3 है, और इसका रैंक हमारा क्या होगा, ये नॉन जीरो है, तो मैक्सिमम इसका रैंक जो है मेरा 1 हो सकता है। तो मतलब ये नल स्पेस में इसके जो है सिर्फ 0 एलिमेंट नहीं आएंगे, इसको तो मैं 0 यहाँ कर सकता हूँ, बट इसका रैंक कितना होगा,
इसका जो रैंक होगा आप निकाल लीजिए, BBT इज इक्वल टू 8, पक्का इसका रैंक 1 हो जाएगा। और 3 अननोन है तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसके नल स्पेस में 2 एलिमेंट आएंगे जो नॉन जीरो हैं। जीरो आना चाहिए इंजेक्टिव 1 1 होने के लिए, तो ये भी इंजेक्टिव नहीं है, तो दिस इज द नॉट राइट वन। तो यहाँ जो राइट वन की जो बात होगी, एक तो डायमेंशन उसका 2 होगा, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1, दिस इज द राइट वन। और बाकी यहाँ राइट वन नहीं है, बाकी देख ही रहे हैं। तो इस एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी एक बेसिक पे ही बना था, ऐसा इसमें कुछ था नहीं। बट ये और ये थोड़ी बहुत बात थी, यहाँ जा Q5 बात चल रही थी यार, Q5 पे यहाँ दे दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फुल ये बात अगर करता ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर क्यू की दुनिया का डायमेंशन इनफाइनाइट होने लगता। लेकिन यहाँ कह ही दिया था कि हम 3x5 पे ही बैटिंग कर रहे हैं, इनफाइनाइट की ओर मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हम रियल नंबर को उठा के पटकें, कॉम्प्लेक्स नहीं ना है, रियल की बात है, या हम रेशनल नंबर उसमें पिकअप करें, बेसिस तो मेरे वही बनेंगे, नथिंग टू द डिफरेंस इन द बेसिस। अगर बेसिस वही रहते हैं तो डायमेंशन भी वही होगा, अगर डायमेंशन भी वही होगा तो रैंक और जो नल है वो बात भी वही हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम इसमें थोड़ा और देख लें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सपोज दैट, आपको भी जो क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं या मेमोरी में है तो आप इस व्हाट्सएप पे भेजें, हम उसका डेफिनेटली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि सपोज टी सच दैट r³ टू r³ एक हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट t³ - 3t² इज इक्वल टू -2i, यह है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, सत्य क्या है ये निकालना। चलिए हम प्रूफ ही कर देते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट है कि देयर एग्जिस्ट ए बेसिस b ऑफ r³, एक r³ का ऐसा बेसिक एग्जिस्ट करता है सच दैट t इज सिमेट्रिक। चलिए अगर मैट्रिक सिमेट्रिक मिल गया तो t भी सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट वही बेसिस b का r3 का सच दैट t जो है इज अपर ट्रिएंगुलर है, क्या ऐसा है क्या। और थर्ड में क्या है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर, कि v जीरो नहीं है, सच दैट t ऑफ v इज इक्वल टू b है, एक बात ये है। और लास्ट में है कि देयर एग्जिस्ट 2 Li लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v1 एंड v2 सच दैट, अच्छा क्वेश्चन है कि t ऑफ v1 इज इक्वल टू v1 एंड t ऑफ v2 इज इक्वल टू v2, ये बात करनी है। चलिए देखते हैं, आइए क्या क्या हो सकता है। कह रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर कह दें, इसको सेटिस्फाई करता है, तो t के करस्पॉन्डिंग जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का होगा पक्का। तो अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का बन रहा है और एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल्स भी 3 डिग्री का मिल रहा है, तो पक्का वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यूनिक होता है। अब कह रहा है कि ये जो t है वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, t करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा ये हो जाएगा हमारा x³ - 3x² + 2। और जो भी मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, तो पक्का इसका जो f ऑफ x होगा, f ऑफ x का मतलब क्या होगा, इसका जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो भी यही हो जाएगा, 3 ऑर्डर का है ना, तो फिर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा जो इसको एनिहिलेट करेगा, और एनिहिलेटर 3 डिग्री दिया है तो डेफिनेटली निर्विवाद रूप से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका फैक्टर अगर हम लोग करें, अब हमें mx की तलाश में है, क्योंकि mx मिल जाने के बाद बाकी सब कहानी तो ईजी हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 लिखने पे 0 हो जा रहा है, तो x - 1 पक्का इसको डिवाइड करेगा। चलिए ये हो गया x² x³ -x² माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, -2x² + 2
अब यहाँ हो जाएगा -2x, तो -2x²। -2x² -2x, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो 2x + 2 हो गया। चलिए प्लस, अगर +2 हम लोग करते हैं तो ये हो गया 2x मेरा -2, नहीं है क्या, देख लेते हैं, इसका 1 तो मिलना चाहिए। 1 लिखने पे 1 2 3 3x, तो x = 1 इसका एक सोल्यूशन है, तो x - 1 इसको डिवाइड करेगा। तो फिर डिवाइड करते हैं, देखते हैं कहाँ आ गया भाई डिवीजन में, तो x² मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x² - x², ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है, ये माइनस, तो -2x² + 2 है, ठीक है। अब -2x² हमें चाहिए, तो -2x से मल्टीप्लाई कर दें, तो -2x² और सारी यहाँ ये +2x हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -2 से, तो -2x और +2 कैंसिल ईयर। तो फिर इसका जो फैक्टर हुआ हमारा f(x) का, वो क्या हुआ, ये हुआ x - 1 एंड x² - 2x - 2। अगेन x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर अगर करेंगे तो क्या आएगा, x = 2 ± b², तो b² 4 हो गया, +8/2, तो x = 2 ± 8 4 12, तो 2√3 हो गया /2, तो x = 1 + √3 आ गया, और 1 - √3 आ गया। ओके चलिए, अच्छा यहाँ रियल पे ही बात कही गई है, रेशनल यहाँ है नहीं, क्योंकि ये तो इरेशनल रूट आ गया। तो 3 डिस्टिंक्ट रूट आ गए मेरे f(x), क्या हो गया, x - 1 हो गया, x - 1 -√3 और x - 1 + √3, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो गई इसकी। और आइगन वैल्यूज कौन कौन हुई, लैम्डा एक तो 1 आ गया, एक ही हो गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो डेफिनेटली वो डायगोनलाइजेबल होता है, तो और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल से भी यही होगा। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट टी इज अपर ट्रिएंगुलर, यस डेफिनेटली बन जाएगा अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स को हम बना ही सकते हैं, एक ऐसा हमारा बेसिक तो एग्जिस्ट ही करेगा। अगर ये नहीं कहता तब भी होता, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हमेशा एक अपर और लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये बात, लेकिन सच दैट यहाँ जो एक सिमेट्रिक की बात आई है वो सिमेट्रिक है नहीं, डेफिनेटली है, ये डायगोनलाइजेबल है। अगर हम टी के करस्पॉन्डिंग इसका बनाएं तो देखें क्या आएगा। पहला तो इसका आइगन वैल्यूज 1 है, तो 1 0 0 हो गया, नेक्स्ट हो गया 0 1 + √3 0 0 0 और 1 - √3, यस दिस मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक हियर, और 1 इसकी एक आइगन वैल्यूज है, तो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वहाँ देयर एग्जिस्ट ए बेसिक बी आर सच दैट टी सिमेट्रिक है ये। चलिए अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स ए भी है डेफिनेटली। अब यहाँ कह रहा है कि v 0 नहीं है, टी या v = v मिलेगा क्या, ऐसा डेफिनेटली टी या v = v मिलेगा। यहाँ क्यों मिलेगा, क्योंकि टी या v = v का मतलब क्या है कि t - 1 × i v = 0। ये रिलेशन सेटिस्फाई तभी होता है जब उसकी एक आइगन वैल्यूज 1 है। अगर 1 नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 1 आइगन वैल्यूज है क्या, यस है आइगन वैल्यूज, तो डेफिनेटली ये भी सेट, अगर v नॉन जीरो टी v = v पक्का एक मिलेगा। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v1 एंड v2 सच दैट टी या v1 v1 टी या v2 v2, नहीं ऐसा नहीं होगा, दो नहीं मिलेगा, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। और 1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे, वो आइगन वेक्टर्स की बात करें ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स v1 एंड v2, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1, इसके करस्पॉन्डिंग 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर डायगोनलाइजेबल है। और डायगोनलाइजेबल्स की दुनिया में इसका जो हमारा am होता है वो gm के इक्वल होता है, तो ओनली 1 वेक्टर्स एक ही होगा, 2 नहीं होगा। यहाँ अगर यहाँ एल डी अगर एल डी लिखा होता या लिखा होगा तो डेफिनेटली तब ये ऑप्शन मेरा ट्रू हो जाएगा, बट एल आई 2 हैं, 2 तो नहीं होंगे, तो चौथा हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होने जा रहे हैं वो फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, तो दीज आर द ट्रू ऑप्शंस हियर, सही है। इसके बाद अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं, मेमोरी में हैं, तो आप इस व्हाट्सएप पे भेजें, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे।
तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।